बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसनैन खान। नाज़रीन, कहते हैं कि सेहत है तो ज़िंदगी है, लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा ज़्यादती किसी के साथ करते हैं तो वो हमारी सेहत है, सेहत का ख्याल नहीं रखते और सेहत हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल क्यों नहीं होती, इसका जवाब तलाश करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कभी जवाब मिल पाता है। हम अपने अच्छे रेस्टोरेंट्स का इंतखाब करते हैं, खाना खाने कहीं जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स को चूज़ करते हैं और अगर शॉपिंग करते हैं तो ब्रांड्स की शॉपिंग करते हैं, लेकिन जब बात आती है सेहत की तो हम मेयारी इलाज नहीं करवाते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी हम कुछ ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओरल हेल्थ और डेंटल सर्जरी के हवाले से दांतों के क्या क्या मसाइल होते हैं, दांत हमारी ज़िंदगी में और ओरल हेल्थ ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस की हामिल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ैद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपसे तमाम तर सवालात के बारे में हम पूछेंगे भी और कोशिश करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले सर इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि ओरल हेल्थ और जो हमारे दांत हैं हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोगों को नहीं मालूम और बहुत आसानी से जो है ना इसको प्रायोरिटी में आखिरी नंबर पर रख देते हैं, लेकिन सर आप अगर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। देखिए सर, जैसे कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ की आपको नीड होती है, इसमें वन ऑफ द मेजर पार्ट इज आपकी डेंटल पार्ट। डेंटल में आपके दांत, फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी भी रूटीन में लाइफ के अंदर कभी भी दांत का पेन किसी को हो तो उसको पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है और कितना ज़्यादा आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसमें लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी बात ये कि आपके दांतों की हेल्थ की वजह से आपके खाने पीने पे, आपकी डाइट पे, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी अगर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से आपके और बहुत सारे प्रॉब्लम टेयर डाउन होते हैं, जैसे कि आपके गम से ब्लीडिंग होना, ऐसे बैक्टीरियाज का यहाँ पे पैदा हो जाना जो सर्टन ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो आगे फ्यूचर में जाके आपको हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा, ये रिसर्च से साबित हुआ है कि उन लोगों में जिनमें दांतों का प्रॉब्लम ज़्यादा है उनमें कुछ ऐसी सर्टन बीमारियां ज़्यादा आ गई हैं जिनकी वजह से उनके अंदर ज़्यादा फैक्टर उसमें ज़्यादा वो जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ की तरफ ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हेल्थी पेशेंट है जिसके दांत बिल्कुल ठीक हैं और एक वो पेशेंट जिसकी जिंजिवाइटिस है या कोई इस तरह के डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड उसके कंपेयर किया जाए तो एक हेल्थी पेशेंट की निस्बत जिसमें जिंजिवाइटिस है उसमें जो हार्ट के प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है। और सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जो हमारी ओरल हेल्थ है हम इसका शिकार कब से होना शुरू होते हैं और इसके बेसिक रीजंस हमारे लाइफ में क्या होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। असल में देखिए, जैसे जैसे हम लोग की हम कह रहे हैं तरक्की करते जा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड डाइट्स की तरफ भी जा रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो जूस, स्नैक्स और डिफरेंट चीज़ की आर्टिफिशियल फूड्स बहुत खाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल फूड्स में ज़्यादातर जो होता है वो आपका जो कांटेक्ट होता है वो शुगर कांटेक्ट होता है और शुगर कांटेक्ट की वजह से मोस्टली आपके दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होते हैं। पहले आमतौर पे हमारे पास रिफाइंड डाइट्स कम थी, जंक फूड्स कम थी, उसकी वजह से आपके दांतों में प्रॉब्लम थोड़े से कम थे। जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं आपके माशरे में, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स बढ़ती जा रही हैं, रिफाइंड फूड्स बढ़ती जा रही हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला जो बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो आजकल के बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, जो छोटी उम्र में ही स्टार्ट होना शुरू होता है। एक तो वो लोग मिल्क लेते हैं जिसको हम फार्मूला मिल्क कहते हैं, उसमें आमतौर पे शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको टेस्ट डेवलपमेंट के लिए उसमें शुगर और डिफरेंट चीज़ें मिलाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारे और मदर्स या पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध की प्रमोट करने के लिए या कोई चीज़ देने के लिए उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें मिला देते हैं, जैसे चॉकलेट मिल्क हो गया या फिर उसमें शुगर कंटेंट हो गया। बहुत सारे ऐसे मशरूबात ऐसे आते हैं जिनको हम उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है जो उनके दांतों की लेयर को डिस्टर्ब करते हैं, उससे ओरल हाइजीन आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब। अच्छा, ओरल हाइजीन जो मेंटेनेंस है वो तो आपने एक नॉर्मल मेंटेन करनी है, लेकिन उसकी जो डिस्टर्ब जब होती है वो एक दिन में नहीं होती, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। तो हम यही, जैसे आप डॉक्टर्स हम सब कहते हैं कि प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, तो बेहतर ये कि आप पहले उसकी प्रिवेंशन कर लें। क्योर तो तब की बात है जब कोई इशू पैदा हो, अगर कोई इशू पैदा नहीं होता तो हमारे यहाँ लोग प्रिवेंशन के ऊपर ही फोकस नहीं करते। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रिवेंशन फोकस नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दांतों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कि सबसे पहले क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स में एक ब्रश करना मिस करते हैं तो एक हल्की सी बायोफिल्म बन जाती है। बायोफिल्म जो होती है वो 24 टू 48 आवर्स के बाद, आफ्टर 24 आवर्स में बायोफिल्म बनी, 24 और आपने डिले कर दिया, एक दिन और डिले कर दिया तो वो प्लाक में कन्वर्ट हो गया। जो प्लाक होती है वो आपके ब्रश से रिमूव नहीं होती
और आफ्टर 72 आवर्स वो जो टिश्यू होता है या वो जो बायोफिल्म होती है वो कैल्सीफाइड होकर एक कैल्कुलस बन जाती है। और वो जो कैल्कुलस होती है वो एक डर होती है बैक्टीरियाज के लिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में नहीं होने के वो पैदा होने, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है आपकी बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है, आपके मुंह में बैक्टीरियाज और ज़्यादा आ जाते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, डम्स की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, दांत लूज होना शुरू हो जाते हैं, दांतों में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो फिर ये हम आहिस्ता आहिस्ता एंड ये होता है कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, दांत हिलना शुरू हो गए मेरे, आप मेरे दांतों की सफाई कर दें। हम सफाई करते हैं पेशेंट की, वो कहते हैं और हिलना शुरू हो गए। देखिए ये इट्स अ चेन रिएक्शन, एक रिएक्शन आपने एक चीज़ मिस की उसका दूसरा रिएक्शन होगा, आपने दूसरा मिस किया तो उसका तीसरा रिएक्शन होगा। तो आप जब एक चीज़ को मिस करते हैं, डॉक्टर की विजिट्स को मिस करते हैं, ओरल हाइजीन की वो इग्नोर करते हैं, तो आपका चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दिन तो किसी दांतों में किसी को पेन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता उनके दांत लूज होते हैं, दांतों में पेन होता है, आखिर दांत ख़राब हो जाता है, उसको निकलवाना पड़ता है, खाना खाने में उसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि इस चीज़ की काउंसलिंग कौन से स्टेज से शुरू होनी चाहिए, जिसको हम बिल्कुल जो है वो प्रमोट नहीं करते। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हमें बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम उसका शिकार होते चले जाते हैं, ग्रेजुअली वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो किस स्टेज से इसकी काउंसलिंग होना ज़रूरी है, स्कूल से, पेरेंट्स से, या उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए? देखिए हम लोग वैसे तो सबसे पहले तो मदर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो बच्चों को जब फीडर या दूध देते हैं तो उनके ब्रश करने की हैबिट को बिल्डअप किया जाए। ये अवेयरनेस आप 2 साल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ही बच्चों के दांत निकलते हैं तो वहीं से अवेयरनेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। सबसे पहले जो है वो माएँ होती हैं घर में, जो टीचर से पहले जो उनको गाइड करें। उसके बाद स्कूल्स के अंदर आजकल बहुत एफर्ट्स चलते हैं, हम लोग डिफरेंट स्कूल्स के कैंप्स करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जाके बच्चों को बताया जाता है वहाँ पे, ताकि ब्रश कैसे करना है, दांतों को साफ़ करना है, गुड फूड्स कौन सी हैं, बैड फूड्स कौन सी हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रमोट की जाती हैं, ठीक है, हेल्थ को प्रमोट नहीं किया जाता ऐसे जैसे किया जाना चाहिए। आपकी मेडिसिन प्रमोट्स होती हैं, आपकी फिजी ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक प्रमोट्स होती हैं, जूसेस प्रमोट होते हैं, आपकी हेल्दी फूड कोई प्रमोट नहीं करता, हेल्दी फूड के बारे में कभी नहीं। तो ये पेरेंट्स का काम है कि हेल्दी फूड के बारे में प्रमोट किया जाए। टीचर्स का स्कूल्स में काम है कि हेल्दी फूड्स कौन सी हैं, हेल्दी फूड कैसे लेनी है, फ्रूट्स कौन से अच्छे हैं, मिल्क कैसे लेना है, मिल्क इनटेक बढ़ना चाहिए। मिल्क से आपकी बोन ग्रोथ होती है, टीथ की ग्रोथ होती है, आपकी ओवरऑल बॉडी की जो वेलबींग है वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होने देती। आपकी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को, जंक फूड कौन सी अच्छी हैं, कौन सी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, हर वक्त जंक फूड नहीं लेनी चाहिए। देखिए हमें हमारे जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें अडेप्ट करनी पड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आप उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। अगर वो मुझसे पूछते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक बुरी है, मैं कहा जी बिल्कुल बुरी है, लेकिन हम लोग भी इनटेक लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, अगर आप उस लिमिट के विद इन द लिमिट्स लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसी तरह जैसे आपकी जंक फूड्स हैं, आप जंक फूड खाते हैं, हम सब खाते हैं, हम अपने बच्चों को भी कैसे मना कर सकते हैं जब तक हम खुद भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। लेकिन कब और कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, उस जंक फूड के साथ हमें कितना जंक फूड लेना चाहिए, कब कभी हमें कुछ अर्से में अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम ले सकते हैं जंक फूड है वो एक, लेकिन उसको किस तरीके से हम ब्रश कैसे करना चाहिए, उसको जो उसके बेनिफिट्स हैं और जो ड्रॉबैक्स हैं उसको किस तरह हमें आपस में बैलेंस करना चाहिए, इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। असल प्रॉब्लम हमारे अब इस टाइम जो हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम अपनी गुड फूड और बैड फूड के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेक ले रहे हैं वो बैड फूड का इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से उनके नुकसान ज़्यादा हैं। तो साहब गुड फूड और बैड फूड का जो डिफरेंस है वो भी ख़त्म कर दिया है हमने, उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं होती। जो चीज़ खाने को मिल जाती है वो हम ले लेते हैं, और जो चीज़ें नहीं खानी वो बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही हैं, उसका इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, तो जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो जब किसी भी लाइफ के स्टाइल के अंदर हमारे बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। आजकल ओरल हाइजीन का प्रॉब्लम इसलिए बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि हमारी हैबिट्स बहुत तेज़ी से तब्दील हुई हैं। रात को देर तक जागना, रात को देर तक खाना खाते रहना, ब्रश करने के बाद भी खाना खाते रहना, कोई ना कोई चीज़ स्नैक्स लेते रहना, रिफाइंड फूड्स लेते रहना, और ब्रश उसके बाद आप लेट नाइट सो जाना। तो उसकी वजह से स्टमक डिजीज़, ओरल हाइजीन के प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आप भी जैसे देखते होंगे रात को होटलों पे चाय देर तक पीते रहना, ब्रश का जो सोने का टाइम है वो आपने उसमें मिस कर देना, प्रॉपर ब्रश ना करना,
ये सारे प्रॉब्लम्स। और एक मसला हमारा ये भी है कि हमारा तरीक़ेकार जो है वो काफ़ी उल्टा है। हम लोग जब ब्रश करते हैं, हमारी ब्रश की जो टाइमिंग है वो हम मील लेने से पहले कर लेते हैं, जबकि ब्रश मील लेने के बाद करना चाहिए। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे यही कम्युनिकेट किया कि हमारा तरीक़ेकार थोड़ा उल्टा है। मील लेने से पहले हम ब्रश कर लेते हैं, जबकि ज़रूरी है कि मील लेने के बाद आप ब्रश करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, होता कुछ ऐसे है कि हम लोग रात को सोते हुए तो ब्रश कर लेते हैं। मैंने आपको बताया हैबिट बदल गई है, तो रात को ब्रश करने के बाद भी आप जाग रहे होते हैं और बहुत देर तक खाना खा रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ आप तो ब्रश का जो मेन जो फोकस है वो तो ख़त्म हो गया। सेकंड फोकस क्या आपका है कि दांतों की सफाई। आपने ब्रश किया, सुबह उठे आपने ब्रश किया, उसके बाद आपने नाश्ता किया। हाँ, नाश्ता करने के बाद एक लंबा टाइम होता है जब आप ऑफिस में स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुबह 8 to 9 या 9 o'clock आपने अगर नाश्ता किया है तो आप जो दोपहर का मील है वो 3-4 बजे, 2:30-3 बजे से पहले नहीं लेते। तो ये जो टाइम आपका आता है ना, ये बिल्कुल फूड फ्री टाइम होता है। तो आपको इस टाइम जितना भी फूड जो आपके दांतों में या आपके ओरल कैविटी के अंदर रह गया है वो सारा का सारा गलने सड़ने के अमल में चला जाता है। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है? एक कोई भी फूड पार्टिकल्स जब जाके आपके किसी भी दांत में या किसी जगह पे स्टक हो जाता है तो वहाँ पे उसकी प्रोसेस क्या होता है कि एक बैक्टीरिया आता है जिसको हम आम ज़बान में दांतों में लोग अक्सर उसको जानते हैं कीड़ा लग गया। वो जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया आके उस फूड को खाना शुरू कर देता है। जब उस फूड को खाता है तो एक सर्टेन एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जो एंजाइम्स आपके गम्स के और दांतों की जो लेयर होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जब उस एक सर्टेन लेवल तक उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो उस पर ब्लैक रंग के स्पॉट्स नज़र आना शुरू होते हैं। जब वो ब्लैक रंग के स्पॉट्स नज़र आते हैं तो हम कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया। आम तौर पे हर इंसान ये आप जो भी उनको ये नहीं मालूम होता कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से ना नज़र आने वाले एक छोटे से जरासीम की वजह से ये पैदा हो रहा है। आपका हार्डेस्ट टिश्यू है और ये दोबारा कैल्शियम की वजह से रीजनरेट नहीं होगा। जैसे आपकी बोन्स रीजनरेट हो जाती हैं तो एनेमल जो है वो रीजनरेट नहीं होता, तो इसकी रिप्लेसमेंट बाय डेंटिस्ट फिलिंग के थ्रू होती है या इस पर आर्टिफिशियल कोई चीज़ लगाई जाती है ताकि इसको हमें रोका जा सके या इसको सील किया जा सके। इसके लिए डिफरेंट सीलर्स आते हैं, प्रिवेंशन के लिए आते हैं। बच्चों में आमतौर पर वेरी कॉमन है, हमारे यहाँ फ्लोराइड इनटेक नहीं है या हमारी जो वाटर सप्लाईज होती हैं। देखिए, इस ओरल हाइजीन के लिए वो लोग जो बाहर इंटरनेशनली तौर पे कम्युनिटी सर्विसेज बाकायदा अरेंज की जाती हैं, जहाँ पे आपके कम्युनिटी में जो आप वाटर आ रहा होता है, इनटेक जो पानी आप पी रहे होते हैं उसके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्लोराइड डाला जाता है ताकि बच्चों के दांतों में ये कीड़ा उसकी वजह से मतलब एक मेडिसिन होती है, वो अब एक मिनरल है जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है आपके अगेंस्ट और आपके एनिमल को और मजबूत करता है। तो उसको इस सर्टेन लेवल को पानी में डाला जाता है कम्युनिटी सर्विसेज में। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ नहीं किया जाता, तो इसलिए तो सबसे पहले फिर सेकंड लेवल के ऊपर उनके लिए स्पेशल ब्रश और हैबिट्स डिज़ाइन की जाती हैं ताकि बच्चों का कम्युनिटी के अंदर पता चले कि हमने ब्रश किया। यहाँ पे पेरेंट्स और स्कूल्स लेवल के ऊपर काम हो तो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा कि अवेयरनेस जनरेट हो, हर एक बच्चे तक ये बात मैसेज कन्वे हो और प्रॉपरली ये चीज़ मतलब हर किसी को गाइडेंस के अंदर आए। सेकंड ये कि उसके बाद सेकेंडरी तौर पे हम ये नहीं बताया जाता कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इसकी वजह से हो सकती हैं। लोग आते हैं अक्सर आके कहते हैं सर इस तरह ये हो गया फलां, उसके बाद फिर बहुत सारी मिथ्स हैं कि सर दांत साफ करने से दांत हिल जाते हैं। अगर एक बंदा, एक पेशेंट या एक कोई इंसान उस स्टेज पे आए जब उसकी सारा कुछ हो चुका है तो उसमें तो अब डॉक्टर का कसूर तो नहीं है। आपने एक इतना डिले, एक ट्रीटमेंट का टाइम है, आप उस ट्रीटमेंट के टाइम के मीनवाइल आप आएँ और आपकी ट्रीटमेंट हो तो आपके लिए वो सही है। अगर वो ट्रीटमेंट उससे डिले हो तो उसमें प्रिवेंशन नहीं होती, उसमें वो प्रॉपर क्योर नहीं हो सकता। अब वो जो लॉस होना था वो लॉस वापस हम रीगेन नहीं कर सकते, हम वापस बोन को रीजनरेट नहीं कर सकते। बोन लॉस हो गई है, आपकी बोन कमज़ोर हो गई है, कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई है, उसकी वजह से हम आपको उसको 100% वापस नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो लॉस जो है वो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद अक्सर पेशेंट्स आके क्वेश्चंस पूछते हैं कि दांतों की सफाई से तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। जब आप अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल आपने बिल्कुल इग्नोर करके रखा, आफ्टर 20 ईयर्स आप 40s के अंदर आ रहे हैं और आपने अपने दांतों को इग्नोर किया और आप एकदम आगे कहते हैं कि मेरे जो टीथ हैं वो 100% सही हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और सर हमारी सोसाइटी में एक थॉट ऐसा भी है कि लोग इसको दांतों की सफाई को बड़ा लाइटली लेते हैं, ख़ास तौर पे ओरल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं
ठीक है, बाद में स्केलिंग करा लेंगे, दांत साफ हो जाएंगे, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। मैं सर आपसे मज़ीद भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हो गया। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, आपके बहुत सारे सवालात होंगे जिनका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी ओरल हेल्थ के हवाले से और दांतों की सेहत के हवाले से। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ैद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। सर, मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि लोग बड़ा लाइटली समझते हैं कि ठीक है, दांत ख़राब हो गए, बाद में स्केलिंग करा लेंगे, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन सर चीज़ें नॉर्मल होती हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ एक बड़ी डेंटिस्ट्री में कहते हैं कि इफ़ यू कम अर्ली द लेस अमाउंट यू स्पेंड। ठीक है, इसका एक बड़ा हमारे पे पिक्चर बनी होती है जिसमें आपके अगर दांत में सबसे पहले इनिशियली तौर पे चेकअप पे आते हैं तो यू हैव स्पेंड वेरी लेस पेनी, मतलब पेनीज में आप खर्च कर रहे होते हैं। आफ्टर सम टाइम जब आप दांतों के प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं तो आपका अमाउंट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपके दांत के ऊपर प्रॉब्लम बढ़ता जाता है आपका अमाउंट। अच्छा, आपने थोड़ी अभी बात जिक्र किया कि डेंटिस्ट महंगे हैं। जी, डेंटिस्ट वाकई महंगे हैं, लेकिन डेंटिस्ट महंगे इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले जब आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास, वो आपको देखता है, आपको एडवाइस करता है कि आप ब्रश प्रॉपर कर लें, स्केलिंग कर लें, उसका अमाउंट बहुत लेस होता है। फिर आप इवेंचुअली उनके पास तब जाते हैं जब आपके दांत निकल चुके होते हैं, तो फिर वो रिप्लेसमेंट दांतों की लगाना वो बहुत महंगा हो जाता है। और अगर आपके सारे दांत प्रॉब्लम आ गया, जम्स आपके कम हो गया, बोन आपकी जो है सॉफ्ट हो गई, बोन के अंदर इन्फेक्शन होगी, जब आप उस स्टेज में जाएंगे तो आपका और ज़्यादा अमाउंट, मतलब आपके लाखों में चार्ज हो रहा होगा। तो इस तरह से ये आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। अगर हम तो ये यहाँ पे बैठ के डिस्कशन ये कर रहे हैं कि किस तरह हम इन प्रॉब्लम्स को ना होने से बचाया जाए, कम से कम हो, प्रॉब्लम ना हो। जितना प्रॉब्लम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी जेब पे भारी पड़ेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, अभी पूछे थे स्केलिंग। अब फॉर एग्जाम्पल हम जिसके दांतों की सफाई करवा लेंगे, दांत साफ हो जाएंगे। देखिए, एक टाइम तक आपके दांत साफ अगर आप नहीं करवाते तो आपके जम्स और आपकी बोन जो होती है वहाँ से उसको, जो बैक्टीरिया होता है वो वहाँ से उसको लॉस कर देता है। और वो लॉस अगर इरिवर्सिबल है तो आप, इसका मतलब ये कि वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है, तो फिर आपके इवेंचुअली तौर पे दांत निकालने पड़ते हैं। अब दांतों की रिप्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? दांतों की रिप्लेसमेंट में हमें या तो हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग दांत लगाया करते थे, बत्ती सी जो रात को पानी में रख देते थे, क्या आप वो एक्सेप्ट करते हैं? या अब जदीद टेक्नोलॉजी के तहत जो अब नए दांत लग रहे हैं, फिट्स दांत लग रहे हैं, क्या आप वो देखिए, ट्रीटमेंट कोई भी होती है वो लग्जरी नहीं होती। ठीक है, वो एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है। अब पेशेंट की ज़रूरत होती है कि उसको दांतों से प्रॉपर खाना खाना चाहिए। अब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कह रहे हैं कि जब हमने दांत आर्टिफिशियल दांत लगाए हैं, निकालने चढ़ाने वाले, और उससे हमसे खाना नहीं खाया जाता जैसे हम नॉर्मली खाते हैं, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है। अब उन्होंने पहले अपने दांतों का निचली तौर पर ख्याल नहीं रखा, आहिस्ता आहिस्ता उनके दांत कमज़ोर हुए, बोन ख़त्म हो गई, और एंड ऑफ द डे उनको फिर मजबूरन वो ट्रीटमेंट करानी पड़ी जो तकलीफ देह भी थी, और उसकी वजह से फिर उनके दांत, लेकिन देखें ये होता है कि एफर्ट करने की वजह से उनकी वो उस हालत से बेहतर हालत की तरफ आ जाते हैं जिस से उनको प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी फैमिली में बात करता हूँ, मेरी अपनी नानी अम्मा बहुत ओल्ड थी, उन्होंने डेंचर लगा रहा उनके 5-10 साल, आखिरकार उनकी बोन इतना लॉस हो गई कि उनके दांत जो थे वो खाना खाने की चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, उनको बहुत ज़्यादा बोन के अंदर और उसमें पेन, तो हमने उनकी और ट्रीटमेंट की, तो उस ट्रीटमेंट से वो बेहतरी तो उनकी आ गई, लेकिन 100% ओरिजिनल दांतों वाला चीज़ नहीं आई। जो आपके ओरिजिनल दांत हैं, हम तो इसको प्रमोट करेंगे आप अपने ओरिजिनल दांतों को सेव करें, उनकी केयर करें, और उनको डिज़ाइन किया है अल्लाह ताला की तरफ से 60 to 70 ईयर्स के लिए। आप उनको उस लिए यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, आप अपनी स्किन केयर करते हैं, जैसे दांतों की केयर है, आइज़ की केयर है, आइज़ भी एक सर्टेन टाइम के लिए ना, अल्लाह ताला ने आपकी आइज़ दी हैं, उनकी भी आप मेंटेन करते हैं। जब उनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जाके उनकी केयर करते हैं, आइज़ को अपने प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह दांतों की भी एक लाइफ है। और सर, दांत तो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। सर, ये डिपेंड करता है कि हमारे माशरे की सोच क्या है। हमारे यहाँ लोग जो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं अपने दांतों के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले इफेक्ट जो आता है आपके स्टमक, हम एक बात ओरल हाइजीन की, कि आप कोई भी खाना जो खाते हैं उसको दांतों से आप उसको मेस्टिकेशन करते हैं, उसको खाने को जब अच्छी तरह च्यूइंग करते हैं, आपके स्टमक पे जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप खाने की बाइट्स को सही तरह से नहीं कर सकते तो आपके स्टमक जो है वो, उसकी जो वॉल्स हैं वो उसको और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। जब स्टमक की वॉल्स आपकी कमज़ोर हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप का खाना हजम होने का, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मेल न्यूट्रिशन की तरफ जाना शुरू होगा,
आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन होना शुरू होती है बच्चों में। आप बच्चों के दांतों में दर्द है, वो कोई भी चीज़ खा रहे हैं उनको दर्द हो रहा है तो वो प्रॉपर खाना नहीं खा सकते, आप बाइट नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और जब ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और इसकी वजह से उनके जो दांत होते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और सर एक सवाल ये भी है कि आजकल मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि दांतों में गैप का आ जाना ये काफ़ी कॉमन लोगों में होता जा रहा है, ये किस वजह से होता है और सर इससे बचा कैसे जाएगा और ये ख़त्म कैसे होती है चीज़, क्या ये मुमकिन भी है? देखिए, इसमें दो वजूहत हैं। एक वजह ये होती है कि बच्चों में आजकल हम, मैंने आपको क्या शुगर में जिक्र किया, रिफाइंड डाइट्स लेते हैं, हम फ्रूट्स नहीं देते। पहले हमारे आम तौर पे होता था कि ये डंडेरी है ये खा लें, ये सेब है ये पूरे का पूरा बाइट करके ले लें, अमरूद है ये पूरा खा लें। उससे बच्चों के जो दांत होते थे ना, जो दूध वाले दांत 6 साल से 10 साल की उम्र में गिर जाते हैं, वो गिरते ही नहीं हैं। अब जो दूसरे दांत उनके आते हैं वो उन्हीं दांतों की जगह पे निकल आते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। जब बाद में वो दांत निकलते हैं, दूध के दांत एक टाइम के बाद निकलते हैं, तो उनकी जो जॉ की ग्रोथ होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और उस दांतों का आगे पीछे हो जाना, दांतों का के अंदर स्पेस आ जाना, ये उसकी वजह से, या दांतों के अंदर गैप ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। दूसरी बात ये कि हमारी ओवरऑल बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। हम अच्छी फूड नहीं लेते तो आपका जॉ जो होता है वो उसी ग्रोथ और दांतों की ग्रोथ के अंदर आपका उसका जो रेशो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दांत उस तरह ग्रो नहीं कर पाते जितना उनको ग्रो करना चाहिए, और आपकी जॉ भी उतना ग्रो नहीं करता, या कई दफ़ा ज़्यादा ग्रो कर जाता है, कई दफ़ा कम ग्रो कर, जिसकी वजह से या तो गैप आ जाता है या दांतों का एक दूसरे के ऊपर, आपने देखा होगा जी, दांत जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं, दांतों के अंदर स्पेस खत्म हो गई है, दांत आगे पीछे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे स्पेस नहीं होगी तो वहाँ उन दांतों को एडजस्ट करने के लिए दांत आगे और पीछे निकल आएंगे, या फिर अगर स्पेस ज़्यादा होगी तो दांतों के बीच में गैप आ जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। इसकी फिर अल्टरनेटिव हल ये है कि हम एक हमारा डिपार्टमेंट है ऑर्थोडोंटिक्स, उसके अंदर हम दांतों को सीधा करते हैं। ब्रेसेस आपने सुना होगा, अक्सर बच्चों में देखा होगा, ब्रेसेस लगे होते हैं, वायर लगी होती है मेटल की, उसके तहत हम दांतों को अलाइन करते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास स्पेसर आते हैं, अलाइनर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के अलाइनर्स आते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो बच्चे जो यंग लोग लगाते हैं उनको और उसमें हम दांतों की स्पेस बंद करते हैं। उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म आ जाते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन उसका जो कॉज स्टार्ट होता है वो बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट होता है कि हम ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो, या तो हम सेब खा रहे हैं तो उसको पूरा छील के कट करके खा रहे हैं, तो कोई फोर्स हमारे दांतों पे नहीं लग रही जो उसको हेल्थ को उसके ऊपर फोर्स पावर करे। जब किसी चीज़ पे फोर्स, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करने या आप जिम जाते हैं, तो क्यों जाते हैं जिम? इसलिए जाते हैं ना कि आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेस में से गुजारें और उस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी मजबूत हो जाए। तो इसी तरह दांतों के ऊपर जब आप स्ट्रेस डालते हैं, हार्ड चीज़ खाते हैं, जो फूड्स आप हार्ड फूड्स खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके दांत मजबूत होते हैं, गम्स के अंदर उस पर प्रेशर आता है, तो आपकी जो इंट्रा ओरल मसल्स हैं वो मजबूत हो, उनको दांतों को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और उनकी जो ग्रिप होती है वो दांतों के साथ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर एक सवाल आया एक मदर की जानिब से कि जो नए बच्चों के पहली बार दांत निकल रहे होते हैं, उसमें ख़ारिश बहुत होती है और तकलीफ़ बच्चों को होती है, क्या उसको किसी तरीके से कम किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए हम च्यूएबल्स की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अवेलेबल आती हैं, बाइटिंग्स आती हैं, जो रबर्स के होते हैं। अच्छा, उसमें इरिटेशन इसलिए हो रही होती है बच्चों को क्योंकि दांत जब निकल रहे होते हैं तो उनको ड्रम्स के अंदर से वो पेयर करके निकल रहे होते हैं, जैसे एक सीड निकलता है ना दांत ड्रम्स में, तो बच्चों को प्रॉब्लम आता है। उसका मैकेनिकल तौर पे कुछ उसकी डिवाइसेस आती हैं, आमतौर पे उसको चेंजेबल डिवाइसेस बच्चों को दी जाती है ताकि बच्चे उसको ऊपर उस पर बाइट करें, उसको स्क्रब करें, तो उसकी वजह से उनके दांतों की हेल्थ और दांत निकलने में आसानी आ जाती है। उसका ये है, मेडिसिन में अगर बच्चे को ज़्यादा बुखार हो रहा है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए फिर आप उनको ब्रूफिन या पैनाडोल सिरप आप दे सकते हैं उसके लिए। बाकी उनको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों में। अक्सर बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो वो कोई भी चीज़ नीचे जो गिरी होती है उसको उठा के मुंह में डालते हैं, उसकी वजह से उनको अक्सर मोशंस भी लग जाते हैं, फीवर भी होता है। तो उसके लिए सिंपल है कि आप उनको मतलब आप उनको जो बाइट्स जो आती हैं, जो इंडिविजुअल्स बाइट्स लाती हैं, ये रबर की बाइट्स होती हैं, ये दे दिए जाते हैं, बच्चे उसके ऊपर बाइट करें, उनको आप स्टरलाइज कर लें, उनको अच्छी तरह वॉश कर लें, उनको बॉयल वाटर के साथ साफ कर लें ताकि वो चीज़ नीचे ज़मीन से उठाई हुई चीज़ें मुंह में ना डालें उसकी वजह से। और ये विद इन 15 to 20 डेज़ का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद खुद ब खुद दांत निकल आता है, फिर बच्चे को में रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है सर। और सर इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी में, मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी ओरल हेल्थ के हवाले से और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब लें ताकि आपको भी उससे फ़ायदा हो सके। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक मसले का जिक्र कर रहा था, डॉक्टर साहब से पूछूंगा उसके बारे में। डॉक्टर साहब, एक हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि लोग डॉक्टर्स के पास ज़्यादा इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो एक थॉट है कि वो डॉक्टर सही नहीं है, वो डॉक्टर जाली है। क्योंकि ऐसा देखा भी जा रहा है कि ख़ास तौर पे आपके शोबे में कि लोग काम सीख के अपना नया क्लिनिक शुरू कर देते हैं, वो डॉक्टर्स होते नहीं हैं बाय प्रोफेशन। देखिए इसमें हमारे मेरे पास कोई भी कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3-4 क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि सर यू आर योर डॉक्टर। आप उनसे देखें, ये एथिकल नहीं है, मतलब ये एथिक्स में शामिल है कि कोई भी डॉक्टर जिसके पास भी आप जाते हैं आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं 3-4 चीज़ों के बाद। एक चीज़ ये कि आपके यहाँ पे जो प्रॉपर क्लीनिंग है क्या आपने उसका ख्याल रखा हुआ है, जिसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो आपको सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आप उनसे क्वेश्चन अच्छी तरह कर सकते हैं कि सर मैंने आपकी यहाँ जो इक्विपमेंट है इनको प्रॉपर स्टरलाइज किया हुआ है, इसमें कोई ऐसी वायरस या कोई चीज़ें तो नहीं है जिसकी वजह से हमें वो बीमारी लग सकती है। क्रॉस इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन। जैसे आप बात करते हैं कि डेंटिस्ट के थ्रू भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे नीडल इंजरीज की वजह से फैलती हैं, नीडल टू नीडल कंपेरिजन होता है। इसी तरह डेंटिस्ट के इक्विपमेंट के थ्रू भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आपकी जो चीज़ें आप जो आपने डिग्री कहाँ से की हुई है, आपने कहाँ से, आप उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें, या एक प्रॉपर अदारे या प्रॉपर इंस्टीट्यूट जहाँ पे उनकी प्रॉपर डिग्रीज लगी हुई हैं उस अदारे में आप रिसर्च करके जाएं उनके बारे में। आजकल आपके पास गूगल है, आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, आप उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपका पीएमडीसी एक नंबर होता है, कि आपका पीएमडीसी नंबर वैलिड है, क्या आप एक रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हैं। फिर आप आसपास अपने जो भी हैं उनसे प्रोफेशनल से पता कर सकते हैं। देखिए हमारे माशरे में देखें, ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक्शन नहीं लिया जाता, या फिर एक्शन होता है तो उन डॉक्टर्स के ऊपर ही हो जाता है जो हैं, या उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा होता जो टेक्नीशियंस होते हैं, या जिनको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। वही आपकी बात की, वो सीखने के बाद अपने क्लिनिक्स भी खोल लेते हैं, उस पर नाम भी लगा देते हैं, कई इदारों के साथ मिलकर साजबाज करके अपने वो अपने अदारे वो अपने क्लिनिक्स चला भी रहे होते हैं, उसको उन्होंने लीगल तौर पर कर भी लिया जाता है। ये तो हमारा एक बहुत बड़ा मतलब आप इसको ये कह लेंगे कि मतलब हमारे प्रॉब्लम है कि अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर इसके सर्टिफिकेशंस हैं, इसके प्रॉपर पूरा एक मैकेनिज्म है। आप अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप किसी भी नए डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप उनसे ज़रूर पूछें कि सर आप प्रॉपर पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, आपके पास यहाँ स्टरलाइजेशन प्रॉपर है, आपके जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉपरली मैनेजेबल हैं, और आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं। तो ये फैसला आपने अपनी रिसर्च के मुताबिक करना है। मैं अपने जो भी लोग आते हैं मेरे पास, पेशेंट आते हैं तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा आप मेरी बात के ऊपर आप ना ट्रस्ट करें, आप जाएं गूगल पे जाएं। आजकल आपके पास चैट जीटीपी है, गूगल है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप डॉक्टर से ज़्यादा आपको भी मालूमात मिल सकती हैं, आप उसके बारे में पढ़ें और डॉक्टर से सवाल करें। अगर वो डॉक्टर कॉम्पिटेंट है और वो आपकी बातों का प्रॉपर जवाब दे सकता है तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपके पास बहुत सारे सर्चिंग टूल्स हैं जिसके ऊपर आप बैठ के रिसर्च कर सकते हैं, चीज़ों की, अपनी बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं। आज जो हम चीज़ें बता रहे हैं ओरल हाइजीन के बारे में, ये अगर मैं कोई बात गलत बता रहा हूँ तो आप जाके गूगल के ऊपर जाके मालूमात ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि यार डॉक्टर ये बातें जो कर रहे हैं ये सही भी हैं या गलत भी हैं। तो अगर नहीं सही तो आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर साहब ने ये बात की थी, अच्छे किस कॉन्टेंट में की थी, क्यों की थी, और ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी आपके पास। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज से मैं 20 साल या 25 साल पहले तो ये हम कह सकते थे कि हमारे पास ये आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, आप हर लोकेशन ढूंढने के लिए मैप यूज़ करते हैं, तो आप डॉक्टर चीज़ें चेक करें। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ देखिए ये चीज़ अच्छी है, ये अच्छी है, आप गूगल पे जाएँ, VS लिखें और इसके बारे में पढ़ें। जो चीज़ आपको समझ आती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, गूगल बता रहा है, आप 2-3 उसकी सर्च की साइट्स के ऊपर जाके मालूमात लें, पता करें, उसके बाद आप आके क्वेश्चन करें। मैं तो आपको कह रहा हूँ दोनों चीज़ें अच्छी हैं। आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है आपके मुताबिक और जो आपको ज़्यादा सूट करती है आपकी पॉकेट के मुताबिक, आप उसके अकॉर्डिंगली फैसला करें।
तो ये तो बहुत बेहतर हमारे पास अब टूल है, जो हम हर चीज़ के बारे में, आप कहीं भी किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आप वहाँ के रिव्यूज़ चेक करते हैं, तो आप कहीं किसी डॉक्टर से पास जाते हैं तो आप वहाँ के रिव्यूज़ चेक करें, आप उसके बारे में मालूमात लें, आप प्रॉपर उसकी हाइजीन चेक करें कि क्या ये डॉक्टर जो है ये आपको सही गाइड कर रहा है, क्या ये चीज़ें जो आपको बता रहा है ये क्या डूअल के ऊपर या किसी भी आप अदर सर्विस टूल के ऊपर चेक कर सकते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को बहुत लाइटली कहता हूँ कि आप इसको जाएं, मालूमात लें। सर मेरी जो नॉलेज है उसके ऊपर ना है, आप खुद भी नॉलेज, आपको मज़ा तब आता है जब आपसे आगे से जो शख्स या जो पेशेंट आपसे प्रॉपर डिस्कशन करता है, एक अच्छी डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन करता है। देखें, एक क्रिटिसिज्म होता है जो हम लोग एक दूसरे पे कर रहे होते हैं, हम बिला जा कुछ चीज़ें सोचे समझे बगैर एक दूसरे पे करें, यार डॉक्टर साहब ने, हमारे पास आमतौर पे बहुत सारे लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब फलां डॉक्टर ने स्केलिंग की और हमारे दांत हिल गए। ऐसा नहीं होता। हम लोग इतना लेट जाते हैं डॉक्टर के पास कि जब वो दांतों की सफाई करता है तो उस टाइम तो जो लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और हम आके क्या करते हैं, हम ब्लेम लगा देते हैं कि फलां जो ट्रीटमेंट की जो हुई थी उसकी वजह से हो रहा है। हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते कि यार इसकी ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट के टाइम होता है। जैसे डायबिटीज़ होती है, शुगर एक बहुत है, आपको शुरू में बताया जाता है कि देखें आप बॉर्डर लाइन पे, आप अगर केयर करेंगे, शुगर कम करेंगे तो आपकी ये, अगर आप शुगर इंटेक लेते रहें और फिर जाके बोलें यार मेरी शुगर होगी, या इसी तरह ही जब हम दांतों की सफाई नहीं कराते एक सर्टन टाइम पर, देखें अगर आप नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो यूएसए में या यूके में फॉलो होता है उसके मुताबिक हम अगर अपनी ट्रीटमेंट प्लान वो साल में 1 से 2 दफ़ा आपको कहते हैं डेंटिस्ट के पास आपने जाना है, फ्री में आपने जाके अपना सिर्फ दांतों का चेकअप कराना है। अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तो उसको वहीं पे स्टॉप कराना है। और डॉक्टर साहब, एक चैलेंज आपको भी बड़ा फेस करना पड़ता होगा, लोग सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करते, जब आपके पास आते हैं तो बता नहीं पा रहे होते कि क्या उनको तकलीफ है, क्या उनको बीमारी लग गई है, जिसकी वजह से जब तक वो बताएंगे नहीं तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? अच्छा, ये तो चले, हमारे पास पेशेंट तब आता है जब वो शदीद पेन में होता है या वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला जाता है। हमारे पास पेशेंट तब आता है जब उसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब वो आगे कहता है डॉक्टर साहब अब बताइए मेरा हल। तो हम लोग पहले तो उसको वो ट्रीटमेंट करते हैं कि जिसमें उसको पेन हो रहा होता है, जो उसका मेन कॉज होता है। हमारे पास गुटका और छालिया के पेशेंट आते हैं जो कैंसर बाद में डेवलप हो जाता है। हमारे पास ओरल फाइब्रोसिस के पेशेंट आते हैं जिसमें हमारे जितने भी उनको छालियाँ खाने की 5 से 7 साल की हिस्ट्री होती है। अब उनके माउथ ओपनिंग जो होती है वो 1 से 2 mm तक 2 to 3 mm चली जाती है, मुँह खुल नहीं रहा होता। तो अब वो उस लास्ट स्टेज में आते हैं जब हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम उनकी लाइफ के अंदर कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुके होते हैं पेशेंट। या फिर हमारे पास तब आता है जब उसको शदीद पेन होता है, इन्फेक्शन हुई होती है, स्वेलिंग हुई होती है चेहरे के ऊपर। हमारे यहाँ मैं आपको देता हूँ कि इंटरनेशनली तौर पे एक गाइडलाइन है कि आपने साल में 1 दफ़ा मिनिमम आपने अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई होता है आप उसकी फिलिंग करवा लें। अगर कोई हमारे यहाँ लोग आते हैं उस एडवांस स्टेज के अंदर जब दांत के अंदर इन्फेक्शन भी हो चुका होता है, दांत हिल भी रहा होता है, स्वेलिंग भी होती है और शदीद पेन में होते हैं, हम क्या करते हैं फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो वो ट्रीटमेंट हम इतना लेट स्टार्ट कर रहे होते हैं कि जो बहुत सारी प्रिवेंशन होती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, फिर पेशेंट को पेन भी ज़्यादा हो रहा होता है, उसको तकलीफ भी ज़्यादा होती है। मतलब जो तकलीफ से आता है ना हमारे पास, हम उसको फिर बेहतर हालत में लेकर आते हैं, लेकिन वो जो लॉस वो जो कर चुका होता है वो हम दोबारा रीगेन नहीं, मतलब वो हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल हो चुका होता है। और डॉक्टर साहब, मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा तबका उन लोगों का है जो स्मोकिंग करते हैं, पान छालिया का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत के साथ बुरा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें वो डेली रूटीन में करते हैं और इस आदत से नहीं पीछे हट पा रहे, तो वो ऐसा क्या करें कि ये चीज़ें साथ साथ करते रहें लेकिन बहुत हद तक अपने आप को सेफ भी कर सकें? वो तरीका आप बताएं। देखें, कोई भी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैन है इंटरनेशनली तौर पे, हमें नहीं करनी, उसके लिए हम कर नहीं सकते। आपने भी कहा ना, उसके साथ देखें स्मोकिंग के फैक्टर थोड़ा डिले है। आप स्मोकिंग करते हैं उसके, लेकिन गुटखा छालिया जो है, गुटखा और छालिया ये पूरी दुनिया में बैन है सिवाय हमारे मुल्क के अलावा। हमारे मुल्क में भी बैन है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अवेलेबिलिटी हर जगह मिलती है। उसकी वजह से कैंसर इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। छालिया और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कार्सिनोमिक एजेंट्स होते हैं जो आपको कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक आदमी को कैंसर होने का मतलब उसकी पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। जो शख्स कैंसर में एक दफ़ा आ जाता है उसकी लाइफ कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद भी 4 से 5 साल आ जाती है। फिर कैंसर किस स्टेज में आता है, स्टेज 1 में आ रहा है, स्टेज 2 में आ रहा है, स्टेज 3 में आ रहा है, स्टेज 4 में। मोस्टली केसेस जो हमारे पास हमें मिलते हैं वो स्टेज 2 और स्टेज 3 के मिलते हैं। पहली स्टेज पूरी हो चुकी होती है, सेकंड स्टेज में इन्वेजन हो चुकी होती है, थर्ड स्टेज के अंदर वो एडवांस में जा चुका होता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेज में जब पेशेंट आता है तो उसकी हम
उसकी लाइफ के अंदर सिर्फ 3-4 साल का इजाफा ही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और तकलीफ वो अपने सारे फंक्शन कर चुका होता है। हमने यहाँ तक देखा है कि जब उनको वो आते हैं तो उनके अपने फैमिली मेम्बर्स उनको छोड़ के बाहर जाते हैं। इतनी ज़्यादा उनसे स्मेल आ रही होती है, उनकी बॉडी जो हो रही होती है उसमें लिटरली उसमें आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते उनकी जो हालत होती है, उसके बहुत बुरे होते हैं। तो स्मोकिंग भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा डिले होता है, लेकिन उसका भी है। आप हमारे यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है करेंगे तो उसकी वजह से ये चीज़ें 100% आज एक विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स या 5 to 7 ईयर्स में आपको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें, और जो कर रहे हैं वो आज से ही तर्क कर दें। कोशिश करें कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें। देखिए मैं एकदम तो नहीं तर्क किया, देखें। और वो ये कहते हैं देखिए हम तो 5 साल से खा रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी कैंसर या इस तरह की चीज़ लगे। हम तो ये दुआ करते हैं कि कोई भी शख्स ये चीज़ें खाते हुए भी उसको ये बीमारी, लेकिन रिसर्च और ये हमारा जो डेटा है वो ये बताता है कि 100 में से हर 20 से 25% वो पहले कुछ सालों में, और किसी को 5 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 10 साल के यूज़ के बाद ये बीमारी ज़रूर होती ज़रूर है, लेकिन टाइम पीरियड उसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक, लेकिन ये कैंसर होने की एबिलिटी, अब कई लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने छालियाँ खाने से उनके माउथ की ओपनिंग नहीं हो रही होती, उनसे खाना नहीं खाया जा रहा होता। तो जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो आपका क्या बॉडी वेट कम हो जाता है, आपके बॉडी मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं, आप अगर ये बता सकें क्विकली कि दिन में कितनी बार आप ब्रश करें और प्रॉपर तरीके से, लास्ट 30 सेकंड्स। आप सबसे पहले जो हम ब्रश करें वो रात को सोते हुए ज़रूर ब्रश करें, सुबह मॉर्निंग में आपका नाश्ते के बाद ज़रूर ब्रश करें। ये 2 टाइम आपके लिए मस्ट हैं, आप इसमें ब्रश ज़रूर करें, क्योंकि रात को सोते वक्त जितने भी आपके फूड पार्टिकल। अच्छा, और दूसरी बात का ये ज़रूर ख्याल करें कि रात को जब आप सोने लगे हैं या सोने से पहले जब ब्रश करें तो उसके बाद कोई भी मील या कोई भी चीज़ आप ना लें, सिवाय पानी के अलावा जो होता है, इसके अलावा कोई मील ना है। और सुबह नाश्ते के बाद खास तौर पे कोई भी फूड पार्टिकल जो आपके दांतों के अंदर फंसा हुआ है उसको साफ कर दें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पूरी कोशिश की है कि आपके बहुत सारे सवालात का जवाब दे सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।